Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Mudassar Ali Sharif. Dear students, chemistry second year, chapter number 6 और आज हम चैप्टर नंबर 6 का सेकेंड लास्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बात पढ़ते हैं कि आखिर क्रोमेट और डाइक्रोमेट क्या चीज है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर साल्ट्स ऑफ क्रोमिक एसिड एंड डाइक्रोमिक एसिड रिस्पेक्टिवली। यानी क्रोमेट साल्ट हैं क्रोमिक एसिड के और डाइक्रोमेट्स साल्ट हैं डाइक्रोमिक एसिड के। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जब भी आप किसी एसिड का साल्ट बनाते हैं तो आप उस एसिड को ट्रीट करवा देते हैं विद बेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि क्रोमेट्स साल्ट हैं क्रोमिक एसिड के, तो यूं मैं ये कह सकता हूं कि आपने क्रोमिक एसिड को ट्रीट करवाया किसी बेस के साथ। यानी अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया तो क्रोमिक एसिड अपने साल्ट सोडियम क्रोमेट में चला गया, और इसी तरह डाइक्रोमिक एसिड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये सोडियम डाइक्रोमेट में चला गया। लाइकवाइज अगर आप क्रोमिक एसिड को या डाइक्रोमिक एसिड को पोटासियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाते हैं तो फिर जो क्रोमिक एसिड है ये पोटासियम क्रोमेट और डाइक्रोमिक एसिड पोटासियम डाइक्रोमेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। ऑल इन दी ऑल कहना ये चाहता हूं कि आज का जो लेक्चर जिसको हम डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं वो क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो बनते हैं साल्ट से, किसके, क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये बात भी अपने जहन में रखिए कि ये जो एसिड्स हैं क्रोमिक एसिड एंड डाइक्रोमिक एसिड एग्जिस्ट ओनली इन aqueous solution, and when we try to isolate from their aqueous solution they immediately decompose into chromic anhydride and water। यानी ये एसिड सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप इनको एक्वस सोल्यूशन से आइसोलेट करने की कोशिश करें तो ये फौरन डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू क्रोमिक एनहाइड्राइड और वाटर। बहरहाल हमारा जो टॉपिक था क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स, जो कि साल्ट्स हैं, जो क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स हैं दे आर क्वाइट स्टेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो क्रोमेट डिस्कस करेंगे वो होगा पोटासियम क्रोमेट, और जो डाइक्रोमेट डिस्कस करेंगे इट विल बी पोटासियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले जो हम बात स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में दैट इज पोटासियम क्रोमेट, जिसको आप केमिकली कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला दैट इज K2CrO4, that is called potassium chromate। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम क्रोमेट, कि पोटासियम क्रोमेट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो ये है कि द क्रोमेट्स आपको पता है कि क्या चीज है, अभी मैंने आपसे बात भी की। क्रोमेट्स आर CrO4 2-, और अगर आप इसके साथ पोटासियम लगा दें देन इट विल बी पोटासियम क्रोमेट, और अगर सोडियम लगा दें देन इट विल बी सोडियम क्रोमेट। द क्रोमेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम, अल्कली मेटल्स विच आर सॉलेबल इन वाटर। याद रखिएगा कि जो क्रोमेट्स हैं they are soluble in water, especially of alkali metals like sodium chromate, like potassium chromate are obtained। आप ये जो soluble chromates हैं like sodium chromate या potassium chromate, आप इन्हें हासिल करते हैं किस तरह से,
बाय ऑक्सीडाइजिंग, जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, किसकी ऑक्सीडेशन करते हैं? ट्राईवैलेंट क्रोमियम कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 3+। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ हो, हम कहेंगे कि वो क्या है? ट्राईवैलेंट क्रोमियम कंपाउंड्स। यानी आप ट्राईवैलेंट क्रोमियम कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी मौजूदगी में? इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात का भी पता है कि अल्कली क्या है? अल्कलीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। तो बहरहाल हमने करना क्या है कि जो हमारे पास और ट्राईवैलेंट क्रोमियम कंपाउंड है लाइक KCrO2, पोटासियम क्रोमियम ऑक्साइड, इस कंपाउंड को हमने ऑक्सीडाइज करना है। जाहिर बात, अगर आपने इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। इस कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी Br2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे किसकी मौजूदगी में? पोटासियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्कली। तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट कौन सी होगी? पोटासियम क्रोमेट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन होता किस तरह से है कि जब आप लोग क्या करते हैं, 2 यूनिट लेते हैं किसके? KCrO2 के, और आप इसे ट्रीट करवाते हैं with 3 units of bromine which acts as oxidizing agent, किसकी मौजूदगी में? पोटासियम हाइड्रोक्साइड के 8 यूनिट्स लेकर के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से 2 यूनिट्स हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट यानी पोटासियम क्रोमेट के बनते हैं along with 6 units of KBr। और माय डियर स्टूडेंट्स, साथ में हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज 4 यूनिट्स ऑफ वाटर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात जरा गौर करने वाली है। मैंने ये कहा कि हमने इस क्रोमेट को ऑक्सीडाइज किया, और इस क्रोमेट में अगर आप गौर करें तो एक ऑक्सीजन का आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 2 की -4, पोटासियम हैज +1, तो इसका मतलब है यहां पे क्रोमियम की क्या होगी? +3। यानी हमने क्या किया, यहां पे ये जो क्रोमियम +3 में मौजूद था इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। जरा चेक कीजिएगा, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन एक ऑक्सीजन की -2 × 4, और यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स +1 × 2, तो यहां पे जो क्रोमियम है इट हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो अगर आप गौर करें तो यहां पे बिल्कुल वही बात हो गई कि हमने क्या किया, जो ट्राईवैलेंट क्रोमियम थी यानी इसकी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, हमने माय डियर स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? हेक्सावैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी +6। यूं यहां पर क्रोमियम की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स अगर आप ब्रोमीन को देखें तो यहां पे ब्रोमीन क्या है? 0, और इस केस में ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1। अब अगर आप गौर करें तो ब्रोमीन जो है ये 0 से कन्वर्ट हो गया किस में? -1 में, यानी ब्रोमीन की यहां पे क्या हो गई? रिडक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बात ये तय हो गई कि इस रिएक्शन में आपने पोटासियम क्रोमेट को प्रिपेयर किया जब आपने KCrO2 में मौजूद ट्राईवैलेंट क्रोमियम को ब्रोमीन के जरिए से ऑक्सीडाइज किया। तो इस तरह से हमारा ये एक्चुअल कंपाउंड क्या हो जाता है? प्रिपेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेथड है पोटासियम क्रोमेट को प्रिपेयर करने का वो देखते हैं। क्रोमेट्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड, क्रोमेट्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फ्यूजिंग Cr2O3, ये क्रोमियम का ऑक्साइड है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको 2 टर्म्स जरा क्लियर करवाना चाहता हूं। यहां पे एक टर्म आपने लिख छोड़ी फ्यूजिंग। माय डियर स्टूडेंट, एक टर्म होती है मोल्टन, एक टर्म होती है फ्यूज्ड।
दोनों में थोड़ा सा फर्क है, याद रख लीजिए वो फर्क क्या है। जब आप किसी सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप उन्हें हीट करते हैं तो हीट जैसे जैसे आप सप्लाई करते हैं सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उस वक्त कुछ जो मटेरियल है वो सॉलिड स्टेट में मौजूद होता है और कुछ वो मेल्ट होकर लिक्विड में चला जाता है। जब सॉलिड और लिक्विड एक साथ मौजूद हो तो मैं कहूंगा कि जो ओरिजिनल मटेरियल है उसको आपने क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। लेकिन अगर वही मटेरियल मुकम्मल तौर पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो मैं फिर कहूंगा कि अब ये किस स्टेट में आ गया, मोल्टन स्टेट। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि आपने क्या करना है, फ्यूज्ड लेना है क्या, Cr2O3 विद अल्कली, कोई भी अल्कली, जैसे पिछले रिएक्शन में आपने KOH यूज की तो आपने इसमें क्या करना है कि Cr2O3 को फ्यूज करवा देना है, फ्यूज स्टेट में कंबाइन कर देना है, किसके साथ, अल्कली के साथ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेंट से क्या मुराद है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में आपने फ्यूज कर देना है। तो और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है, लाइक पोटासियम क्लोरेट। यानी बात ये तय हुई कि जब आप Cr2O3 को फ्यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीडेंट की मौजूदगी में, तो हमारे पास हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट यानी पोटासियम क्रोमेट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस। अब रिएक्शन किस तरह से होता है, रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप लोग एक यूनिट Cr2O3 का लेके आप जब इसे ट्रीट करवाते हैं with 4 unit of potassium hydroxide along with 1 unit of potassium chlorate, तो my dear students यहां से 2 यूनिट्स बनते हैं किसके, पोटासियम क्रोमेट के along with पोटासियम क्लोराइड, और साथ में माय डियर स्टूडेंट्स बनते हैं 2 यूनिट्स वाटर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में अगर आप गौर से देखें तो अगेन जो रिएक्टेंट में मौजूद Cr2O3 है, यहां पे क्रोमियम ट्राईवैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो जाती है किस में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका मतलब ये हुआ कि जब क्रोमियम +3 से +6 में जाता है तो इस दौरान क्रोमियम की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीडेशन हुई ये किसकी मौजूदगी में हुई, ये हुई KClO3 की मौजूदगी में। अगर आप बात करें KClO3 में तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज +5, जबकि ये प्रोडक्ट में जब KCl में कन्वर्ट होता है तो इट हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यानी क्लोरीन की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, यानी क्लोरीन की क्या हो जाती है, रिडक्शन। इसका मतलब है कि KClO3 में मौजूद क्लोरीन ने अपनी रिडक्शन करवा दी, लेकिन क्रोमियम को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया इनटू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसके थर्ड मेथड की तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम क्रोमेट वो क्या है कि क्रोमेट्स, अगेन मैं बार बार बता चुका आपको कि क्रोमेट्स क्या है। क्रोमेट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम नेचुरल क्रोमाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, क्रोमाइट एक मिनरल है, किसका, आयरन और क्रोमियम के ऑक्साइड का, FeO.Cr2O3। और याद रखिएगा कि ये जो क्रोमाइट है आप इसे मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड्स भी कहते हैं, मिक्स्ड मेटल। आप देख सकते हैं ना कि ये मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड नहीं है, आयरन और क्रोमियम मेटल्स हैं और इनके ऑक्साइड्स को क्या किया हुआ है, मिक्स, तो दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड। तो अब आप क्या करते हैं, इस क्रोमाइट को के जरिए से पोटासियम क्रोमेट को हासिल करते हैं, किस तरह से, इफ इट इज स्ट्रांगली हीटेड, यानी अगर आप क्रोमाइट को स्ट्रांगली हीट करें, किसके साथ, विद पोटासियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो बात क्लियर हो गई कि जो क्रोमाइट मिनरल है आप इसे पोटासियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में स्ट्रांगली हीट करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज पोटासियम क्रोमेट।
अब करना क्या है कि वो जो प्रोडक्ट बन गई, क्योंकि सारी बात है सिंगल प्रोडक्ट तो नहीं, उसके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। कहते हैं द रिजल्टिंग फ्यूज्ड मैस, जो प्रोडक्ट है वो फ्यूज स्टेट में हासिल होती है, विल कंटेन पोटासियम क्रोमेट which can be extracted माना निकालना, with water, यानी जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, यानी इस रिएक्शन में कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगी बल्कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा फ्यूज स्टेट में। उस मिक्सचर से आप अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल उन्हीं टेक्निक से जो कि आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में पढ़ी, और वो एक्सट्रैक्शन की जाती है किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में। रिएक्शन किस तरह से होता है, रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप लोग 4 यूनिट क्रोमाइट के लेके, माय डियर स्टूडेंट ये जरा कंडेंस करके लिख दिया, ऊपर आपने फार्मूला पढ़ा FeO.Cr2O3, तो अब इसको जरा कंडेंस करके लिख दिया। बहरहाल 4 यूनिट जब आप क्रोमाइट के लेते हैं विद 8 यूनिट्स ऑफ पोटासियम कार्बोनेट, और आप इसे ट्रीट करवाते हैं विद 7 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां से 8 यूनिट्स बनते हैं किसके, पोटासियम क्रोमेट के, along with 2 units of Fe2O3, और साथ में माय डियर स्टूडेंट्स जो चीज बनती है दैट इज 8 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये थे हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम क्रोमेट। माय डियर स्टूडेंट्स अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट। तो पोटासियम क्रोमेट तो जाहिर बात है उसके साथ अटैच है एज ए कैटाइन, मैं क्रोमेट के स्ट्रक्चर की बात करने लगा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स आपने ये बात पढ़ी है कि जो क्रोमेट है इनमें क्रोमियम जो कि ट्रांजिशन मेटल है वो मौजूद है, और जब आप ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं, हमने पढ़ा भी इस चैप्टर के स्टार्ट में, कि जब ट्रांजिशन मेटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती हैं तो ना सिर्फ इनके डी ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि डी के साथ साथ एस इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। यूं अगर आप क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें 3d में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4s में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यूं ये जो क्रोमियम है ये 6 कोवलेंट बॉन्ड्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। किस तरह से, अगर आप गौर करें तो इसका मतलब है कि जो क्रोमियम है इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनमें से माय डियर स्टूडेंट्स जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है, these 4 electrons are used to form 2 double bonds with oxygen atom and one electron is used to form single bond with 2 other oxygen atoms। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, क्रोमेट का। माय डियर स्टूडेंट्स अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमेट्स, तो याद रखिएगा ऑलमोस्ट ऑल क्रोमेट्स आर येलो इन कलर। जितने भी क्रोमेट्स हैं वो ऑलमोस्ट येलो इन कलर होते हैं, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। सम ऑफ देम आर यूज्ड एज पिगमेंट, पिगमेंट आपने पढ़ा है कि पेंट का पार्ट है, सम इनमें से चंद एक जो है वो पिगमेंट के तौर पे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इनसॉल्युबल लेड क्रोमेट, ये माय डियर स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 3 में यूजेस ऑफ लेड कंपाउंडेंट पेंट्स में बड़ा डिटेल से पढ़ा था। तो बहरहाल ये जो इनसॉल्युबल लेड क्रोमेट है दैट इज एम्प्लॉयड फॉर प्रिपरेशन ऑफ येलो ऑयल कलर नाउन एज येलो क्राउन, यानी ये जो चूंकि येलो इन कलर हैं तो आप इनसे बहुत से डिफरेंट पेंट्स पिगमेंट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस, जिन्हें मैंने एक आपको जो मिसाल दी वो कौन सी है, येलो क्राउन। माय डियर स्टूडेंट्स अब थोड़ी सी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पे अब जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद है, और वो क्या है कि हाउ क्रोमेट आर कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट, या हाउ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि क्रोमेट जो पोटासियम क्रोमेट, अब उसके साथ हमने मेटल अटैच कर दिया, अल्कली मेटल, पोटासियम क्रोमेट एंड पोटासियम डाइक्रोमेट
शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो पोटासियम क्रोमेट है K2CrO4 और जो पोटासियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं? बिकॉज बोथ एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी ये जो दोनों है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है और ये कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे आपने पढ़ा हुआ है। मैं इस कॉन्सेप्ट में क्या करने लगा हूं, इस कॉन्सेप्ट में मैं ये जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है बिटवीन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, मैं इस क्रोमेट को डाइक्रोमेट और डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट करने लगा हूं। चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, चूंकि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, तो हमने फर्स्ट ईयर में 8th चैप्टर में पढ़ा था ले चैट्रियल प्रिंसिपल, जिसे आप द इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। मैं इक्विलिब्रियम लॉ के जरिए से, ले चैट्रियल प्रिंसिपल के जरिए से इस इक्विलिब्रियम को कुछ इस तरह से डिस्टर्ब करूंगा कि या तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाके क्रोमेट डाइक्रोमेट में चला जाएगा, या रिएक्शन रिवर्स होके डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको चंद एक बड़ी सिंपल, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, ताकि आपको ले चैट्रियल प्रिंसिपल थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, और अगर आप उसमें कोई चीज रिमूव करते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जहां पे वो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रही हो। यानी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, अगर आप उस रिएक्शन में किसी चीज को निकाल लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पे वो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रही हो। और इसका उलट कर लें कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है और आप कोई चीज ऐड करते हैं, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पे वो सब्सटेंस इस्तेमाल हो रही हो। तो दो बातें हो गई, अगर सब्सटेंस रिमूव करेंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पे वो प्रोड्यूस हो रही हो, अगर कोई सब्सटेंस ऐड करेंगे तो रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स उस तरफ जाएगा जहां पे वो सब्सटेंस कंज्यूम हो रही हो। Look at the equilibrium between chromate and dichromate. My dear students, इस इक्विलिब्रियम में अगर आप देखें तो इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड पर H पॉजिटिव मौजूद है, यानी जो कि एसिड की मौजूदगी को जाहिर करता है। लेट्स से अगर मैं इस इक्विलिब्रियम में कोई अल्कली ऐड करता हूं, अल्कली क्या है? बेस है जो प्रोवाइड करती है OH नेगेटिव। तो इन द वे मैं ये कह सकता हूं कि बाय एडिंग अल्कली विच प्रोवाइड OH नेगेटिव, तो मुझे जरा खुद सोच के बताइएगा, जब मैं इस रिएक्शन में अल्कली ऐड करूंगा OH नेगेटिव, तो इस रिएक्शन में वो जो अल्कली है वो किसके साथ रिएक्शन करेगी? क्रोमेट H+, डाइक्रोमेट या वाटर के साथ। तो यकीनन आप कहेंगे कि सर आपने अल्कली यानी बेस OH नेगेटिव ऐड किया, तो बेस ऑलवेज हैव ग्रेटर एबिलिटी टू कंबाइन विद एसिड, और रिएक्शन में जो एसिड है ये लेफ्ट साइड पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग अल्कली ऐड करेंगे, OH ऐड करेंगे, तो ये OH कंबाइन विद H पॉजिटिव। अब माय डियर स्टूडेंट क्या है कि आपने H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया। कैसे? क्योंकि H पॉजिटिव रिएक्ट कर गया OH नेगेटिव के साथ, तो अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे H पॉजिटिव क्या होता है? प्रोड्यूस, यानी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, रिएक्शन लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। लेफ्ट साइड पर जाने का क्या मतलब है कि जो डाइक्रोमेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? क्रोमेट में। यानी जो डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होगा तो जो क्रोमेट है इसका येलो कलर ज्यादा अपीयर हो जाएगा, और जो डाइक्रोमेट है, जो कि हम पढ़ेंगे भी आज के लेक्चर में, कि जो कि ऑरेंज रेड कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, इसका कलर क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। तो बात ये तय हुई कि अगर अल्कली ऐड करेंगे रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, डाइक्रोमेट क्रोमेट में चला जाएगा। इसका उलट कर लीजिए, इसका उलट कर लीजिए कि अगर आप इस रिएक्शन में एसिड ऐड करते हैं, एसिड ऐड करने का क्या मतलब है कि आप H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं। H पॉजिटिव ऐड करने का मतलब है कि आप लेफ्ट साइड पे
H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब आप कोई चीज ऐड करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे वो सब्सटेंस यूज हो रही है। तो जब आप एसिड ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में यानी राइट डायरेक्शन में जाएगा, यानी क्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? डाइक्रोमेट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके साथ इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, अगर आप मैं इसको एक्सपेरिमेंटली आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन दोनों टेस्ट ट्यूब का जो कलर है दैट इज येलो। अब ये जो येलो कलर है दिस इंडिकेट्स कि इनके अंदर क्या मौजूद है भला? इनके अंदर मौजूद है माय डियर स्टूडेंट्स क्रोमेट। ये मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनका कलर है ऑरेंज। इसका मतलब है कि इनके अंदर क्या चीज मौजूद है? दे हैव डाइक्रोमेट आयन। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स कि अगर ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब में दो टेस्ट ट्यूब हैं, इनमें मौजूद है येलो कलर, तो इसका मतलब है क्रोमेट। अगर माय डियर स्टूडेंट मैं इनमें एसिड ऐड करता हूं, तो आपने अभी पढ़ा कि जब आप एसिड ऐड करेंगे तो जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड में जाएगा, यानी क्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में। तो इसका मतलब है जब आप एसिड ऐड करेंगे, चाहे वो नाइट्रिक एसिड है चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आप देख सकते हैं कि यहां से जो येलो कलर है ये चेंज हो गया किस में? ऑरेंज कलर में। और जब आप ये देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास ऑरेंज कलर है, ऑरेंज रेड कलर है, तो जब आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं अल्कली, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑरेंज कलर है ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो में, यानी डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है किस में? क्रोमेट आयंस में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमारे पास जो कंप्लीट होता है आर्टिकल वो फर्स्ट क्रोमेट था, यानी पोटासियम क्रोमेट। बात करते हैं सेकंड क्रोमेट यानी पोटासियम डाइक्रोमेट, जिसको आप केमिकली लिखते हैं K2Cr2O7 and it is the potassium salt of dichromic acid। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। अब माय डियर स्टूडेंट, बार बार एक ही चीज है, अभी आपको मैं बता के आया कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट आपस में क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है? पोटासियम क्रोमेट। तो जब आप इस पोटासियम क्रोमेट में ऐड करेंगे क्या? एसिड लाइक H2SO4, तो आपने अभी पढ़ा कि जब कोई चीज ऐड करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां पे वो क्या होती है? इस्तेमाल। यानी जब आप एसिड H2SO4 की शक्ल में ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करेगा, तो जो पोटासियम क्रोमेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पोटासियम डाइक्रोमेट में। और अभी आपने पढ़ा यानी येलो कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज रेड कलर। सेकंड जो मेथड है माय डियर स्टूडेंट्स वो प्रिपेयर करने का, वो क्या है कि जब आप क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू पोटासियम डाइक्रोमेट। कैसे? बाय रिएक्टिंग इट विद पोटासियम क्लोराइड। यानी पोटासियम डाइक्रोमेट को आप प्रिपेयर करते हैं जब आप सोडियम डाइक्रोमेट को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ? पोटासियम क्लोराइड के साथ। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप सोडियम डाइक्रोमेट को 1 यूनिट लेके सोडियम डाइक्रोमेट का आप ट्रीट करवाते हैं विद 2 यूनिट्स ऑफ पोटासियम क्लोराइड, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां से 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है किसका? पोटासियम डाइक्रोमेट का। और साथ में जो चीज बनती है दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ NaCl। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये दो प्रेपरेटरी मेथड थे किसके लिए? पोटासियम डाइक्रोमेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट की तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट। अगेन जो पोटासियम है दैट इज कैटाइन के तौर पे एक्ट करता है। मैंने जैसे आपसे अभी कहा कि जो डाइक्रोमेट है इनमें डेफिनेटली क्रोमियम मौजूद है। क्रोमियम बॉन्डिंग के लिए अपने 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? यूटिलाइज। अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो मैं यहां पे एक क्रोमेट को भी जाहिर कर रहा हूं। इसमें होता क्या है कि जो एक क्रोमियम है इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू फॉर्म 2 डबल बॉन्ड्स विद अदर ऑक्सीजन एटम, while
2 electrons are used to form single bond with 2 oxygen atoms. इसी तरह का एक यूनिट आप अटैच कर दें इसके दूसरे साइड पे क्रोमेट का, तो यहां से हमारे पास जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा दैट इज डाइक्रोमेट, और यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ओवरऑल जो चार्ज आएगा दैट इज -2। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्ट्रक्चर किसका, डाइक्रोमेट का। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हम जो बात डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पोटासियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑरेंज भी लफ्ज ठीक है कलर के लिए, या आप ऑरेंज रेड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों में ऐसे ही रह सके, आप ये देख भी सकते हैं। ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट मेल्ट्स एट 396 डिग्री सी। ये 396 डिग्री सी पे जाकर के क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। और स्टूडेंट तीसरी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज फेयरली सॉलेबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है, सॉलेबल होता है, बट याद रखिएगा कि इट इज लेस सॉलेबल इन कोल्ड वाटर, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूज। बट पोटासियम डाइक्रोमेट इज ग्रेटर is soluble in water in larger amount at high temperature। हॉट टेम्परेचर पे ये ज्यादा सॉलेबल है और लो टेम्परेचर पे ये क्या है, लेस सॉलेबल। माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्टी शामिल की गई है वो है पोटासियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा पोटासियम डाइक्रोमेट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो रिएक्शंस हैं दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हम इस हेडिंग के नीचे जितने भी रिएक्शन डिस्कस करेंगे इसमें पोटासियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, यानी इसमें मौजूद जो क्रोमियम है ये हेक्सावैलेंट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इनटू ट्राईवैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यहां पे हमने जो पोटासियम डाइक्रोमेट के एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रिएक्शन डिस्कस करने हैं, ये एसिडिक मीडियम है। चूंकि यहां पे जो एसिड लाइक H2SO4 ये फैसिलिटेट करता है नेसेंट ऑक्सीजन की रिमूवल में, प्रोड्यूस करवाने में, ताकि ये रिएक्शन जल्दी क्या करे, प्रोसीड करे। यानी ये पोटासियम डाइक्रोमेट को एक्टिव करता है ताकि ये काम करे किसके तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। सबसे पहला जो इसका रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट विद हाइड्रोजन सल्फाइड। माय डियर स्टूडेंट ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब आप लोग पोटासियम डाइक्रोमेट को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं लाइक पोटासियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ये अगले स्टेप में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करती है और इसको कन्वर्ट कर देती है एलिमेंटल सल्फर अलोंग विद वाटर। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करें तो आपके पास नेट इक्वेशन हासिल हो जाती। ये जो नेट इक्वेशन है अगर आप इन पे गौर करें तो जब आप पोटासियम डाइक्रोमेट को देखते हैं तो पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। प्रोडक्ट में जो क्रोमियम सल्फेट बना है यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। दो बातें हो गई, यानी क्रोमियम हेक्सावैलेंट से कन्वर्ट हो गया ट्राईवैलेंट में, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई, यानी यहां पे क्रोमियम की क्या हो गई, रिडक्शन। इसके बरक्स रिएक्टर में अगर आप देखें हाइड्रोजन सल्फाइड को तो सल्फर H2S में सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्रोडक्ट में एलिमेंटल सल्फर फ्री सल्फर में यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाती है, यानी यहां पे सल्फर की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। गोया इस रिएक्शन में पोटासियम डाइक्रोमेट में मौजूद क्रोमियम ने खुद की क्या करवा ली, रिडक्शन, बट सल्फर की क्या कर दी, ऑक्सीडेशन।
स्टूडेंट्स इसी तरह से सेकंड इसका रिएक्शन जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है वो रिएक्शन है विद आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट FeSO4। तो जब पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है किसके साथ, फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां से जो फेरस सल्फेट है इट कन्वर्ट इनटू फेरिक सल्फेट अलॉन्ग विद पोटासियम सल्फेट और साथ में क्रोमियम सल्फेट के साथ साथ वाटर, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होते हैं प्रोड्यूस। अगेन अगर आप इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें तो आप देखेंगे कि क्रोमियम अगेन +6 से कन्वर्ट हो गया +3 में, जबकि रिएक्टेंट में मौजूद फेरस सल्फेट आयरन +2 से कन्वर्ट हो गया फेरिक सल्फेट यानी Fe2SO4 थ्राइस में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +3। इस रिएक्शन में जैसा कि पहला रिएक्शन में पढ़ा, ये रिडॉक्स रिएक्शन की एक टाइप है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। और अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ था जो कि आपने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स में रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी पढ़ा कि जब आप लोग क्या करते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट में एसिड ऐड करते हैं यानी एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट लेकर के जब आप उसमें फेरस सल्फेट को ऐड करते हैं तो यहां से ये कलर भी क्या हो जाता है चेंज। स्टार्टिंग में कलर ऑरेंज रेड की तरह था, लेकिन जब आप इसमें फेरस सल्फेट ऐड करते हैं तो जो इसका कलर है वो चेंज हो जाता है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ, और कलर ग्रीन लाइक कलर प्रोड्यूस हो जाता है जो कि इस बात का सबूत है कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई और पोटासियम डाइक्रोमेट की रिडक्शन हो गई। माय डियर स्टूडेंट, तीसरा जो इसका रिएक्शन है जिसमें अगेन ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ के तौर पर, वो रिएक्शन है जब पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट को आप ट्रीट करवाते हैं पोटासियम आयोडाइड के साथ, तो यहां से हमारे पास पोटासियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर और एलिमेंटल आयोडीन प्रोड्यूस होती। अब आप जरा खुद से देख लीजिए इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज किस तरह से हो रही हैं, और आपको यकीनन अगेन ये अंदाजा हो गया होगा कि इन रिएक्शंस में अगेन क्रोमियम +6 से +3 और जो आयोडीन है ये -1 से 0 में कन्वर्ट हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट जो इसका रिएक्शन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। पहली बात याद रख लीजिए, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ या एज ए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, यानी आपके पास कोई अननोन साल्ट है, अननोन कंपाउंड है, मेटल साल्ट है, आपको कहा जाता है जरा बताइएगा क्या इसके अंदर क्लोराइड मौजूद है या नहीं है। तो बहुत आसान तरीका है, आप क्या करेंगे उस अननोन साल्ट के अंदर आप पोटासियम डाइक्रोमेट को, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट को ऐड करते हैं। अब होगा क्या कि जब आप लोग कोई भी लेते हैं मेटल हेलाइड, मेटल क्लोराइड लेते हैं, सपोज NaCl या KCl आप लेते हैं, मैं यहां पे NaCl ले रहा हूं और आप इसका रिएक्शन करवाते हैं विद सॉलिड पोटासियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां से डिफरेंट प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है CrO2Cl2 विच इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड एंड दिस क्रोमाइल क्लोराइड हैज रेडिश ब्राउन कलर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जो अननोन साल्ट है उसमें क्लोराइड मौजूद है तो जब आप उसमें एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे तो वहां से रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस होगी। अगर रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास अननोन साल्ट है इसमें क्लोराइड मौजूद है। अब ये रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो इस रिएक्शन में आप रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं, हीट। अगर मैं इसी रिएक्शन की अगर आपको थोड़ी सी डेमोंस्ट्रेशन दूं तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब में क्या मौजूद है, कोई अननोन साल्ट जो कि हैलाइड की शक्ल में, क्लोराइड की शक्ल में मौजूद है। जब मैं इसमें पोटासियम, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट ऐड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां से कुछ रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होती है जो कि क्रोमाइल क्लोराइड गैस है और जो कि इंडिकेट करती है कि जो आपके पास साल्ट था उसमें क्या मौजूद था, क्लोराइड आयन मौजूद था। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ, यानी यूजेस ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। सबसे पहला है माय डियर स्टूडेंट, पोटासियम डाइक्रोमेट फाइंड्स एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा
यूज इन डाइंग। माय डियर स्टूडेंट्स, डाइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट मटेरियल्स को कलर देते हैं, और अभी आपने पढ़ा कि जो पोटासियम डाइक्रोमेट है ये पिगमेंट्स, जैसे पोटासियम क्रोमेट है ना, इसी तरह पोटासियम डाइक्रोमेट भी पिगमेंट के तौर पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। यानी ये दूसरी सब्सटेंस को क्या देता है, कलर इंपार्ट करता है। सेकंड, इट इज यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज, चमड़े की इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल है फॉर क्रोम टैनिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टैनिंग क्या चीज है? टैनिंग क्या चीज है? टैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हाइड्स, जिसमें आप स्किन से क्या करते हैं, फैट्स को, हेयर्स को रिमूव करते हैं, इनकी प्रोसेसिंग करते हैं और उन्हें लेदर में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी डिफरेंट प्रोडक्ट, शूज, बैग्स वगैरह क्या किए जाते हैं, जैकेट्स वगैरह क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो टैनिंग वो प्रोसेस है जिसमें स्किन और हाइड्स को प्रोसेस करके लेदर में कन्वर्ट किया जाता है, और इस प्रोसेस में जो साल्ट्स, जो कंपाउंड्स यूज होते हैं वो भी क्रोमियम के हैं, इसी वजह से हमने इसको नाम दे दिया क्रोम टैनिंग। तीसरा माय डियर स्टूडेंट्स का यूज है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है, जिसकी आपने बहुत सी एग्जांपल आज के लेक्चर में डिस्कस की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक और आखिरी टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुलाकात होगी। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का। अस्सलामु अलैकुम।